अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मैंने सोचा कि क्यों ना एफबीआर की जो टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करते हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स हो नॉन रेजिडेंट्स हो, ख़ास तौर पे ये वीडियो नॉन रेजिडेंट्स को लेके है, जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन रेजिडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम एस्पेक्ट्स जितने मुझे मालूम है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं वो आप लोगों से सबसे डिस्कस करूं और कोशिश करूंगा कि आपको कम्प्लीटली मैं गाइड कर सकूं कि किस तरीके से टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो आपने फाइल करने। तो आप जब एफबीआर की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो हमें चेक करना होगा वो हमें ये चेक करना होगा कि हम प्रोफाइल पे जाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमारी प्रोफाइल की डिटेल्स सही तरीके से एंटर हुई भी हैं, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पे ये मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि एनआईसी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे टैब के अंदर पर्सनल डिटेल्स के अंदर एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और मेरा सेल फोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीज़ें ये मुझे दिखा रहा है। तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है, जैसे मिसाल है आपका एड्रेस चेंज हो चुका है या आपका नंबर चेंज हो चुका है जो आपके एनआईसी पे रजिस्टर्ड है या एनीथिंग, तो आप वो जो है ना वो प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे डिसेबल हुए हैं ऑप्शंस, लेकिन हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से एडिट हो सकती हैं। उसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स के बाद हम जाते हैं इनकम सोर्सेस में। तो इनकम सोर्सेस में मैंने यहाँ पे ये फॉरेन किया हुआ है, तो जितने भी नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी हैं वो सारे इसको फॉरेन कर देंगे और दूसरी इनकम सोर्सेस को रिमूव कर दें। लेकिन अगर आपके पास अगर और भी कोई सोर्सेस हैं तो इसमें जो है ना ये सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ये सारा आप ऐड कर सकते हैं। इसको कैपिटल गेन्स भी चले मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा स्टॉक एक्सचेंज में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, तो उसके थ्रू मुझे कैपिटल गेन्स भी रिसीव हो रहे हैं। लेकिन हम इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। कैपिटल गेन्स ऑटोमैटिकली जो है वो सिस्टम में शो हो रहे हैं। अगर कोई नो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब कोई भी सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ये नो कर दें। और अगर फैमिली मेंबर्स के लिए, ख़ास तौर पे जैसे वाइफ़ के लिए, अम्मी के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके जो कमाते नहीं हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो इस तरीके से हैं, जो जॉब वगैरह नहीं करते, तो उनके लिए आप जो है ना वो नो सोर्स ऑफ इनकम करके उसको सेव कर दें, या अदर सोर्सेज़ में आप उसको वो कर सकते हैं कि भई वो सेविंग्स के तौर पे उनको कुछ पैसे मिले थे और वो हम फाइल रिटर्न्स जो है ना फाइल करना चाह रहे हैं। तो ये ओके कर देते हैं। तो मेरे पास 2 सोर्सेज़ आ गए हैं, कैपिटल गेन्स और फॉरेन। बिज़नेसेस मेरे कोई नहीं है, अगर होंगे तो ऑब्वियसली इस पे फिर वो सारी डिटेल्स आएँगी। एड्रेसेस जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपके अपने नाम पर हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 2 फ्लैट्स जो हैं वो ऐड हुए हुए नज़र आ रहे हैं। उनके एड्रेसेस आ रहे हैं और मैंने इसमें पर्सन शेयर में 100% कर दिया। अगर वो आपने को शेयरिंग में लिया हुआ है या आपने वो पार्ट मतलब आपने आपके भाई के साथ, बहन के साथ या किसी के साथ जॉइंट उसकी ओनरशिप है, तो उसमें आप 50%, 25% जो भी आपकी ओनरशिप है वो आप उसमें डाल सकते हैं। यूटिलिटी कनेक्शंस जो भी आपके नाम पर हैं, अब इत्तेफाक ऐसा है कि ये प्रॉपर्टीज़ तो मेरे नाम पर हैं, लेकिन यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं वो मेरे भाई के नाम पे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। बल्कि ये मेरे ख्याल से ऐड कर भी नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएँगी जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि ऐड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर मेरे नाम पे कोई भी यूटिलिटी कनेक्शन होता पाकिस्तान में तो वो यहाँ पे शो हो जाता। तो आई एम श्योर कि जिनके नाम पे यूटिलिटीज़ हैं जैसे गैस, बिजली, पानी, तो उनके यहाँ पे जो है ना वो आ जाएँगे रिकॉर्ड्स। बैंक अकाउंट्स, मेरे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं मैंने तकरीबन सारे ही ऐड किए हुए हैं। अगर आई एम नॉट श्योर, शायद कोई मिसिंग भी हो मोस्ट प्रोबेबली। बट आप ये कि जितने भी आपके जो प्राइमरी अकाउंट्स हैं जो खास तौर पे आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, एटलीस्ट उनको यहाँ पे ज़रूर डालें। जो पुराने अकाउंट्स हैं जो यूज़ नहीं करते, डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है, उनको छोड़ दें, मसला नहीं है। तमाम एक्टिव अकाउंट्स को यहाँ पे आप रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, एनीथिंग, एम्प्लॉयर कोई नहीं है। अटैचमेंट्स में मैंने ये कुछ जो है ना एविडेंस ऑफ टेनेंसी, ओनरशिप वगैरह ये मैंने ऐड किया हुआ है। जब मैंने ये जो है ना एड्रेसेस ऐड किए थे, तो उसके साथ मैंने ये कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी। इसमें वो खुद ही ये आ गया था कि आपने इसमें जो है ना वो एविडेंस ऐड करना है, तो मैं एविडेंस पहले जो है वो ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, पेड यूटिलिटी बिल्स है और एविडेंस विद 180 फॉर्म रजिस्ट्रेशन,
ये हम देख लेंगे कि 181 फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन का, जो आपने पहली बार जब आप कोई बंदा रजिस्टर करता है अपने आप को एफबीआर में, तो फॉर्म 181 फिल करना होता है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल्ड फॉर मॉडिफिकेशन। क्योंकि मैं इसमें मेरे ख्याल से कुछ दूसरा कोई और नंबर है जो फर्स्ट टाइम होता है, और अगर बाद में जब आप चेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को तो 181 फिल करते हैं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन के लिए। तो वो फिर यहाँ पे आप सबमिट, जब वो सबमिट हो जाता है उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद मैं वेरीफाई चेंजेस करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, और मैं जो है ये अपना पिन कोड डाल के इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो जनाब ये जो है ना, मेरी इंफॉर्मेशन इसने सेव कर लिया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन की जब जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे ऊपर आपको ये रजिस्ट्रेशन का टैब नजर आ रहा है। जो पहली बार जब फिल करते हैं या अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो ये है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल्ड वॉलंटरली थ्रू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर सेल्स टैक्स। अच्छा, नहीं, हमारा सेल्स टैक्स नहीं है, सॉरी। हम देखेंगे ये वाला 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल वॉलंटरली इनकम टैक्स, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला हम फिल करेंगे। और अगर जब इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये मैं आपको एक नज़र क्विकली मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिल करनी होती है। तो ये इस तरीके से आ रहा है। मेरा चूंकि ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है, तो शायद ये मुझे चीज़ें जो है वो सही तरीके से शो ना करे यहाँ पे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आई थिंक ये, अच्छा, ये चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसलिए मुझे इस तरीके से दे रहा है। मैं जाता हूँ ज़रा उसके अंदर मॉडिफिकेशन वाले पे, ठीक है। आपको शायद थोड़े से डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे जो पहली बार कर रहा होगा। मैं मॉडिफिकेशन में जाके देखता हूँ। हाँ, 2025 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट टैक्स ईयर के बारे में मैं फिल करने जा रहा हूँ मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये आप चेक करें कि मेरी ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है ना। यही फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो वो आपने अटैचमेंट में आपने अटैच करना है जब आप प्रोफाइल अपडेट करते हैं। तो इसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। प्रॉपर्टी के अंदर जो है मैंने ये प्रॉपर्टीज डाल दी हुई हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें बताया हुआ है कि मैं रेजिडेंट इस प्रॉपर्टी में हूँ और ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, इस तरीके से है, ठीक है। बिजनेसेस अगर कोई हो, कोई और चीज़ें हों, वो आपने सारी यहाँ पे अटैच करके, बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें करके, और ये आपने जब इसको आप सेव और फिर सबमिट करेंगे तो वो आपकी जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो हो जाएगी। और अगर ये मैं चूंकि मॉडिफिकेशन वाले स्टेप पर हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, इससे हम बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब हम फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, नॉर्मल रिटर्न में, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, किस तरीके से फाइल कर सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ जो है ना वो और चीज़ हम देख लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक नया वो मेरे ख्याल से वो आया है, स्टेप विजर्ड प्रोसीजर है मेरे ख्याल से। तो ये अभी ये कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ए सिंप्लीफाइड रिटर्न। वैसे मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, प्लीज प्रोसीड विद फाइलिंग। अच्छा, ये मैं चूंकि मैं ऑलरेडी अपना इनकम टैक्स जो है वो फाइल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे फिलहाल वो नया फॉर्म खोल के भी नहीं देगा। मैं आपको एग्जिस्टिंग जो मेरा प्री फिल्ड फॉर्म है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा, ये जो है एक और चीज इसमें, सिंप्लीफाइड जो रिटर्न है ये वेब पे शायद अभी नहीं चल रहा, लेकिन ये टैक्स आसान जो एप्लीकेशन है एफबीआर की उसके थ्रू चल रहा है। तो इसका एक और बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप रजिस्ट्रेशन, जी ठीक है, यहाँ से करें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपको हर साल करने की जरूरत नहीं होती, एक दफा कर दी बस वो हो गई, अनलेस कि आप कोई फिर मॉडिफिकेशन करना चाहें, ठीक है। और आपने फिर प्रोफाइल आपने चेक कर लेना है कि प्रोफाइल में मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी ठीक है नहीं है। उसके बाद फिर आपने एफपीआर की जो टैक्स आसान एप्लीकेशन है उससे आप जो है वो सिंप्लीफाइड विजर्ड प्रोसेस के थ्रू आप जो है वो टैक्स फाइल कर सकते हैं। वो बहुत इजी प्रोसेस है, ऑन स्क्रीन उसका प्रोसेस है। और जब एक बार मैं आपको ये वाला फॉर्म वेब पे दिखा दूंगा ना, तो आपको वो टैक्स आसान की ऐप में वो जो कैटेगरीज होंगी वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, और वो बहुत बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सेल्स टैक्स वाला जो है ये तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम जो है वो बिजनेस ओन नहीं करते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जो अच्छी चीज है वो ये है कि एफबीआर मालूमात का एक टैब है, हम इस पे जाते हैं, ठीक है। एफबीआर मालूमात पे जाते हैं, और एफबीआर मालूमात में आप ये चेक करें कि इसकी कुछ, मेरे पास ये दो ऑप्शन जो है वो इनेबल आ रहे हैं, बाकी मेरे ऑप्शन डिसेबल्ड है, क्योंकि मेरे नाम पे ना तो कोई क्रेडिट कार्ड है पाकिस्तान में, ना गाड़ी है, ना कोई और एजुकेशनल एक्सपेंसेस मैं पे कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ये शायद इसलिए डिसेबल्ड हैं क्योंकि
जो एक्साइज का जो ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो डिपार्टमेंट है वो अभी एफबीआर से मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है रियल टाइम में, शायद मे बी दैट्स वाई। और बैंक पेट्रोल्स भी अभी देखें इसमें ये अभी जो है ना वो डिसेबल्ड इसीलिए आ रहा है कि इसका डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स के इंटीग्रेशन अभी बाकी है इन चीज़ों की। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल्स में अगर मैं जाता हूँ तो इसमें भी अगेन डेटा पूरा नहीं आ रहा, मेरा 2017 2018 का डेटा आ रहा है, लेकिन मेरा दो उसके बाद से 18 से लेके 25 तक का डेटा इसमें मिसिंग है। ये बीच में पहले एक बार आया था, पूरा डेटा आ रहा था, फिर दोबारा से मिसिंग हो गया है, शायद कोई प्रॉब्लम हुई हो, आई एम नॉट श्योर। बट एनीवे, अच्छा मैं एफबीआर मालूमात पे दोबारा जाता हूँ, और यहाँ पे पेमेंट्स एंड विदहोल्डिंग जो मुझे मेन जो आपको दिखाना था वो ये था। अच्छा, पेमेंट्स एंड विदहोल्डिंग में आप ये चेक करें कि जो है ना मेरे जितने भी डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स जो मुझे रिसीव हुए हैं उनके ऊपर जो टैक्स कटा है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद टैक्स अमाउंट है, ये जितने भी मुझे डिविडेंड्स रिसीव हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, ठीक है, उन सारों का सारा का जो है ना वो टैक्स और उसके अमाउंट यहाँ पे शो करता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बंदे ने जिसने चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि यार 9 रुपए का कौन सा एक शेयर का डिविडेंड है, वो एक शेयर का नहीं है, बल्कि वो बैंक डिपॉजिट के थ्रू, सेविंग्स अकाउंट के थ्रू बाजू का जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में ये डिविडेंड्स भी आपके आते जा रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी हिस्ट्री मेरी आ रही है 2025-24 में, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो यहाँ से मेरा ये डिविडेंड वाला सेविंग्स अकाउंट वाला काम शुरू हुआ था। इससे पहले अगर आप देखें तो अच्छा, ये सरचार्ज फॉर एटीएल वो था एक्टिव टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाले में जो है वो मेरा नाम आउट हो गया था, क्योंकि मैंने एक साल में, या आप चेक करें 2000 मेरे ख्याल से 21 में या कहीं पे मैंने फाइल करना मैं भूल गया था, तो उसमें जो है ना वो फिर 1000 रुपए का चालान आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है ताकि आपका नाम दोबारा से लिस्ट के अंदर पे किया ऐड किया जाए। उसका प्रोसेस आप मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से आप ये चालान जनरेट कर सकते हैं, फिर किस तरीके से पे करना है। और ये पुराना जो है ये मेरा आप चेक करें, सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉइज, ये मेरी जो है ना वो जो सैलरी मेरी आती थी एम्प्लॉयर के थ्रू, उसके ऊपर जो है वो टैक्स यहाँ पे शो कर रहा है। वो भी डेटा पूरा नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो अभी पुराना डेटा मेरे लिए इतना अभी मायने नहीं रखता। मैं अभी बात करता हूँ कि मुझे 2024 से लेके 25 के दरमियान जो करंट फाइनेंशियल ईयर, जो बल्कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके ऊपर जो है ना वो मुझे वो चाहिए। तो मैं टैक्स ईयर 2025 का करके मैंने सर्च किया, तो ये मेरी लेटेस्ट जो है ना ये इसने 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक के जितने भी वो होंगे वो उसको दिखाने चाहिए, बल्कि ये और भी दिखा रहा है, 2025 के पूरे ही दिखा रहा है। तो ये सीन है, बल्कि मैं इसको यूं कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ 1 जुलाई, ठीक है, से लेके जून 31 2025, ठीक है ना। तो ये जनाब आ गया, और ये टोटल मुझे इसने बता दी कि ये अमाउंट आपने जो है वो रिसीव की है और ये उसके ऊपर टैक्स लगा है। ये सारा मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, आई एम बैक। मैंने क्विक यहाँ पे चेंज किया है, ये जो मैंने फिल्टर था वो आई थिंक मैंने गलती से जुलाई की लास्ट डेट सिलेक्ट कर ली थी, अभी मैंने जून किया है, जो कि अब मुझे मेरा डेटा सही मैच हो रहा है। तो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है जिसका हम टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो जब मैंने ये किया तो इसके बाद ये मेरे तमाम एंट्रीज आ गई, और यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि टैक्स अमाउंट जो है वो दिखा रहा है 60,434। दैट मीन्स मैं 60,434 जो है वो टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। अच्छा, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 6434। ये मैं आपको जो है ना वो जब आप टैक्स फाइल करेंगे उस टाइम पे आपको नजर नहीं आएगी और आपने उसकी एंट्री भी नहीं करनी है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो सबमिशन के बाद सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि यार ये मेरा टैक्स पे हुआ हुआ है, तो ये फिगर मैं आपको शो करूंगा। अच्छा, हम दोबारा जाते हैं जनाब ये मेन पेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अब चूंकि मैं अभी नॉर्मल रिटर्न फाइल करने जाऊंगा, ठीक है, तो ये मुझे कहेगा कि इट्स ऑलरेडी सबमिटेड, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड एंड कंप्लीटेड टास्क में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्लिक हियर टू ओपन द डॉक्यूमेंट, अगर मैं यहाँ से क्लिक ना भी करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो कंप्लीटेड टास्क हैं, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के टास्क हैं, डिक्लेरेशन के हैं, ऑडिट असेसमेंट के टास्क हैं। तो अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में जब जॉब करता था तो उस टाइम पे मैं 2 फॉर्म्स फिल किया करता था। इसमें हम आपको दिखाता हूँ 2018 का,
ठीक है। 2018 में 2 फॉर्म है, 17 में 2 हैं, 16 में 2 हैं, ठीक है। 16, 17 और 18 3 साल मैंने पाकिस्तान में जॉब की थी। उस तब तक मैं 2 फॉर्म्स फिल किया करता था। 1141 जिसमें हम रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी इनकम डिटेल्स शो करते हैं। ये आप जो है ना हम रेजिडेंट्स के लिए है, जो भी पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं। और एक होता है 1162 स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज फिल्ड वॉलंटरीली। ये मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, दोनों फॉर्म्स के ये आपने किस तरीके से फिल करने हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स डालनी है। तो अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, सैलरी वगैरह आपकी आती है या जो भी चीजें हैं, तो वो आपने ये 2 फॉर्म्स फिल करने हैं। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आप देखें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली बाय नॉन रेजिडेंट। अच्छा, इसमें ये फॉर्म नंबर जो है ना हर साल इन्होंने फॉर्म की डिटेल्स और इसके नाम चेंज होते रहते हैं। अब ये देखें, मैंने 2019 में जब वो नॉन रेजिडेंट के नाम से था, फिर डायरेक्ट वॉलंटरली कंप्लीट ईयर, फिर इसके बाद दोबारा से नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म आ गया। फिर ये कुछ और चीजें फॉर्म में चेंजेस आ गई। फाइनली इस साल जो मैंने फिल किया है वो 1141 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली। अच्छा, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन में। ठीक है, रिटर्न्स के अंदर अब ये इन्होंने जो है ना ये फॉर्म्स के नाम बहुत बेसिक से कर दिए और काफी इसमें चेंजेस कर दिए, इसलिए ये नाम से आपने घबराना नहीं है। आपने सिर्फ सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स या नॉर्मल रिटर्न एक्सक्लूडिंग बिजनेस या सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, ये आपने देखना है। अच्छा, इसमें ये देखें 2024 का है, ये टेम्पलेट ईयर 2024 का टेम्पलेट है, तो ये लेटेस्ट टेम्पलेट है। इसी तरीके से ये लेटेस्ट टेम्पलेट है जो हम नॉन रेजिडेंट्स यूज करेंगे, ये पुराना टेम्पलेट है। तो ये टेम्पलेट का मतलब ये है कि ये TY टेम्पलेट ईयर 2023, ये जो है ना ये इन्होंने फॉर्म के नाम अपडेट होते रहते हैं, फील्ड्स अपडेट होती रहती हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है कि यार ये अलग अलग किस्म के फॉर्म्स आ रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। आपने सिंपल बेसिक जाना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके सारा कुछ हो गया। जब आपने अगर पाकिस्तान के रेजिडेंट है तो सैलरी रिटर्न कर दें, और नॉन रेजिडेंट है तो नॉर्मल रिटर्न कर दें, ठीक है। तो वही बात है, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो वो मुझे अगेन एरर देगा कि भाई ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं जो मेरा करंट फॉर्म है वो मैं ओपन कर रहा हूँ और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो नजर आ रहा है। मैं जाता हूँ यहाँ पे इसमें एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा यूजर भी लॉग इन करता हूँ, ठीक है। और जिसका फाइल नहीं हुआ हुआ वो दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं आपको अपना वाला फॉर्म जो फिल्ड है ऑलरेडी वो वाला फिर मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा जी, ये मैं अपनी जो है वो एक बहन के यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ, और यहाँ पे उनका जो है ना अभी वो पिछले साल का फाइल हुआ है, लेकिन इस साल का फाइल नहीं हुआ। अगर हम डिक्लेरेशन में जाएं तो आप ये चेक करें, टैक्स ईयर 2024 का फाइल हुआ है, ठीक है। और क्विकली हम इसको भी अगर देखना चाहें तो हम एक नज़र देख सकते हैं कि हाउस वाइफ्स किस तरीके से फिल कर सकती हैं। तो इसमें आप देखें इनकम वगैरह ज़ीरो डाली हुई है, ठीक है। प्रॉपर्टी उनके नाम पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई फिल नहीं किया, कुछ भी फिल नहीं किया। बिजनेसेस कोई नहीं है, कैपिटल गेन्स कोई नहीं है। अदर सोर्सेस में जाके जो है ना वो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ डालना चाहें कि भाई आपको कोई रेंट वगैरह मिला है, कोई और चीज़ है, तो वो आप यहाँ पे डाल दें, एन्युटी पेंशन वगैरह डाल दें। डिटेल्स अगर कोई हो किसी की तो वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ दें। जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी मांग रहा है वहाँ पे आप जीरो कर दें, ठीक है ना। और फिर फाइनली इसको जो है ना सब कुछ जीरो करके जब आप इसको जो है ना कंप्यूट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो सारा कुछ उसने जीरो जीरो करके बस वो फिल होके सबमिट हो गया। और पर्सनल एक्सपेंस में अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो पर्सनल एक्सपेंस आप शो करा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 2 फॉर्म्स हम इसीलिए फिल करते थे कि पहले जो है ना ये पर्सनल एक्सपेंसेस का फॉर्म अलग होता था, जो आपने देखा था एसेट्स और लाइबिलिटीज, आपको याद हो। मैं आपको अपने यूजर में जब मैं शो कर रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें 2018 के अंदर 2 फॉर्म है, एक रिटर्न इनकम है, एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। अब आप देखें कि अब इस साल के अंदर ये दोनों चीजें मर्ज हो चुकी हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। तो ये जो है ना हर साल ये लोग कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करते जाते हैं, फील्ड्स भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें। तो पहले ये 2 फिल किया करते थे, लेकिन अब जो है ना वो रेजिडेंट्स भी अगर हैं, सैलरी बेस्ड पीपल भी हैं, वो एक ही फॉर्म के अंदर जो है ना ये पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अगर आपने मिसाल है कि आपने इनकम एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सैलरी, आपने मिसाल है कि आपकी सालाना सैलरी ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 5 लाख रुपए, तो आपने बोला भाई ये मेरी 5 लाख सैलरी है, ये फलाना एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर अलाउंसेस है, रिम्बर्समेंट है, वगैरह वगैरह। ये करने के बाद आप इन दी एंड यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर आ जाए, आप दे दें भाई मैं रेंट जो है वो 50,000 मैंने रेंट पे किया, मतलब इतना मैंने रेंट पे किया, जो भी आपका अमाउंट है, ट्रेवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फलाना टिमकाना, जो भी चीजें आप यहाँ पे डाल दें। तो एक्सपेंसेस जब आप डालेंगे तो इससे फायदा ये होता है कि पर्सनल एक्सपेंसेस, फिर इसमें ये सारी चीजें कर कर आके नेट जो एक्सपेंसेस और जो वो है ना आपके जो इनकम है उसको अगर आप जीरो कर देंगे तो आपके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट जीरो हो जाता है।
तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं, आप जो लिस्ट डाउन कर सकते हैं, तो आप वो सारे एक्सपेंस फिल कर दें। ठीक है, तो वो आपका नेट अमाउंट जो है वो टैक्सेबल वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने जितना कमाया उतना आपने खर्च कर दिया अपने चीजों के ऊपर। और जाहिर है जहां पे आप जितनी भी ये चीजें पे कर रहे हैं, बिजली बिजली गैस पानी फोन, ये सारी चीजें, इन सब के ऊपर ऑलरेडी आपकी तरफ से टैक्स जा रहा है। ठीक है ना, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स और जीएसटी और पता नहीं फलाना ढिमकाना जो भी चीजें हैं वो टैक्स लगती रहती हैं। आपने ज़कात पे की है तो वो भी डाल दें, ठीक है ना, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डाल दें। तो मेरी कोशिश ये होती थी, जब मैं सैलरी पे था पाकिस्तान में, तो मेरा नेट इनकम और मेरे नेट एक्सपेंसेस दे वुड ऑलवेज मैच, और टैक्सेबल इनकम मेरी जीरो हो जाती थी। इस सूरत में फिर एफबीआर मुझसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करता, और वो बस रिटर्न फाइल हो जाता है, और मैं टैक्स पेयर बन जाता हूँ। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, इसी आपने ये भी देख लिया कि जो है ना, वो अगर हाउस वाइफ्स हैं तो वो क्या करेंगी, वो सब, या जो भी ऐसे आप फैमिली मेंबर्स का जो सैलरी नहीं है या जिनका कोई इनकम नहीं है, आप उनके लिए जीरो वगैरह करके फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वो वाला डिस्कशन जो मैंने कहा था कि हम एट द एंड ऑफ द वीडियो करेंगे, ये बीच में आ गया। अच्छा जी, अब मैं आपको फॉर्म, पहले मैं एम्प्टी फॉर्म दिखाता हूँ दोबारा से, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेरा जो फिल्ड फॉर्म है उसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी। तो अब मैं जो है वो 2025 टैक्स ईयर का, 2024 से 2025 का जो टैक्स ईयर है उसके लिए मैं फिल करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये ड्राफ्ट में अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मैं चला जाता हूँ ड्राफ्ट में। ठीक है, और यहाँ से मैं ये ड्राफ्ट के अंदर फॉर्म में उठा लेता हूँ, बल्कि काम करता हूँ उसको डिलीट ही कर देता हूँ ना, डिलीट कर देता हूँ ताकि फिर आप लोगों को नए सिरे से मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे आउटबॉक्स में अवेटिंग एक्शन, ये सारे आपको समझ में आ जाए कि वक्तन फवक्तन चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। तो मैं ये फॉर्म दोबारा से ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये मुझे बताएगा कि इस साल क्या क्या करना है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मजे की बात ये है कि ये जो है ना वो आ रहा है, विजर्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जब किया था उस टाइम पे मुझे उसने विजर्ड शो नहीं किया था। अच्छा, मजे की बात देखने चलें, टैक्स ईयर मैं आपके साथ ही एक्सप्लोर करता हूँ। द टैक्स 2025 साइकिल रन फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून 2025, द डेडलाइन फॉर योर 30 सितंबर इज द डेडलाइन। वर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 2025, यस और नो? तो ये डिफरेंस बनाएगा कि आप रेजिडेंट हैं नॉन रेजिडेंट है। तो मेक श्योर जो रेजिडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं वो यस करें, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो नो करें। ठीक है ना, तो हम पहले नो कर लेते हैं क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। ठीक है, हम यस करके जो मैंने आपको फिल करना है आगे, वो तो सब मैंने आपको बता ही दिया है पिछले फॉर्म में। चूंकि आपने फॉर्म एक बार देख चुके हैं, तो ये विजर्ड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। हम इसको नो करके लेके चलते हैं। ठीक है ना, एक बार हम दोबारा फिर यस करके भी हम कोशिश कर लेंगे, अगर उसमें कुछ चीजें हों तो क्या करनी है। अच्छा जी, ये आ गया जनाब। इसने बोला भाई ठीक है, अब हम नॉन रेजिडेंट के तौर पे फिल करने जा रहे हैं। तो सैलरी जो है, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है, इसको हम फिल नहीं करेंगे। अगर ये हमें कहेगा एंड में कि भाई ये फील्ड नेसेसरी है, तो हम सब उसमें जो है ना वो जीरो जीरो डाल देंगे, क्योंकि नंबर अगर वो होता है मैंडेटरी फील्ड है तो आप जीरो कर देंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी कुछ भी नहीं, क्योंकि वी आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। मेक श्योर यू डू नॉट फिल इनकम ओवर हियर। आपने जाना है। अच्छा, मैं आपको दूसरी फील्ड लाइन से दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपके पास कोई रेंट वगैरह आ रहा है, आपकी कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिल कर लें। रेंट रिसीव्ड है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट। अच्छा, ये डिडक्शन में आ गया। ये आपने रिसीव्ड्स आ गए, रिसीवेबल्स आए, और ये आपके जो है ना वो हैं डिडक्शंस। अगेन, जो आपने एक्सपेंसेस में डालना है वो आप यहाँ पे भी आप शो कर सकते हैं कि मैंने ये चीजें जो है वो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मैं पे कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद बिजनेसेस हमारा कोई नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन। अच्छा, अब ये मजे की बात है, मैं यहाँ पे कैपिटल गेन अभी मैं ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं खाली। हम इसको अभी कैपिटल गेन क्यों मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम में जो हमने शुरू में देखा था एफबीआर मालूमात टैक्स रे के अंदर, वो ऑलरेडी शो कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा जब मैं ये फॉर्म कंप्लीट करूंगा, सबमिट करूंगा, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। अदर सोर्सेज में जाते हैं, रिसीप्ट्स एंड डिडक्शंस। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन इनकम एंड लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज, रिसीप्ट्स ऑन अदर सोर्सेज। अगेन, अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आपने कमाई है या गंवाई है, वो सारी आप यहाँ पे इनकम और डिडक्शन वगैरह फिल कर दें। फॉरेन सोर्सेज एग्रीकल्चर कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अदर सोर्सेज में यहाँ पे आता है, एक मिनट, यहाँ पे जो है
हाँ, ये फॉरेन सोर्सेस, या फॉरेन सोर्सेस में हम जाएंगे। फॉरेन सोर्सेस स्लैश मैं एग्रीकल्चर की वजह से जो है ना मैं वो मिस कर गया। एग्रीकल्चर का हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। हम फॉरेन सोर्सेस में जाएंगे, बेसिकली फॉरेन सोर्सेस वाले टैब में जाके फॉरेन सोर्सेस, फॉरेन इनकम, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये पेरेंट फील्ड है, ये सारी सब फील्ड्स हैं, ये पेरेंट फील्ड एडिट नहीं होती, ठीक है ना। तो मिसाल है सब फील्ड के अंदर अब हम यहाँ पे टैक्स, सॉरी, जो अमाउंट हम लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि आप सालाना कितना आपने पैसा कमाया फर्स्ट जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। अगर आपने डॉलर्स में कमाया, रियाल में कमाया, दिरहम में कमाया, या किसी और यूरो वगैरह करेंसी में, जिसमें भी, पाउंड्स में, जिसमें भी आपने कमाया, वो सारा आपने एनुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। उस कैलकुलेट करके उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर दें। एवरेज एक रेट ले लें कोई सा भी, एक जैसे मिसाल है रियाल का मैं 75 रेट लगा लेता हूँ, ठीक है, और दिरहम का जो भी रेट चल रहा है, डॉलर का जो भी रेट चल रहा है, आप करंट रेट ले लें, एवरेज रेट ले लें साल का, जो आपकी मर्जी है वो आप लेके यहाँ पे मिसाल है कि हम लिख देते हैं 10 मिलियन जो है ना वो हमने कमाया, यानी कि ये 1 करोड़ रुपए बनते हैं। हमने मिसाल है कि भाई XYZ हमारी सैलरी थी और ये 1 करोड़ रुपए सालाना बनते हैं, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, टोटल एग्जाम्पशन, ये फील्ड आप देखें, अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ये आपने वही अमाउंट यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आपने नहीं डालनी कोई भी अमाउंट, ये वैसे एडिटेबल भी नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं है, ये फॉरेन इनकम है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी पाकिस्तान में होती, जो रेजिडेंट्स होते वो वहां पे डालते, तो वो उसको सब्जेक्ट टू टैक्स भी करते। अच्छा, बिजनेस इनकम, अगेन अगर कोई बिजनेस है आपका, आप यहाँ पे डाल दें, वो भी आपकी टैक्सेबल नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके ऊपर, वो फॉरेन इनकम है, फॉरेन टैक्स अप्लाई होगा, पाकिस्तान का टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। गेन्स कैपिटल, सोर्स इनकम, सैलरी इनकम, ये अच्छा, ये सैलरी इनकम यहाँ पर है, सैलरी इनकम पे इसको हम डाल देते हैं, और बाकी जो भी चीजें हैं ये आपने फिल कर दी हैं। अच्छा, ये करने के बाद हम आगे चलते हैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के ऊपर। डिडक्टेबल अलाउंस, अगर आपने कोई भी चीजें पे की हैं वो आप यहाँ पे डाल दें। टैक्स चार्जेबल, टैक्स क्रेडिट्स, कैपिटल एसेट्स, आपके जो भी आपके नाम पे एसेट्स हैं जिसके ऊपर जो है ना वो वैल्यू वगैरह आपको पता है, प्लॉट्स हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ये चीजें आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो चूंकि मेरी कोई प्रॉपर्टी फिलहाल कोई भी नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी हो पिछले साल में या ऐसा कुछ भी, तो जो भी पिछले साल में आपने वो किया है वो आप यहाँ पे डाल दें। एडजस्टेबल टैक्स को हम छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा वो है, इसमें मोटर व्हीकल टैक्स है और ये सारी चीजें। लेकिन अगर किसी मतलब किसी भी बंदे के पास अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज और जैसे पेमेंट फॉर गुड्स है, पेमेंट फॉर सर्विसेज है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, मेरे मेरे नाम पे कोई गाड़ी नहीं है तो मैं ये फिल नहीं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा वो आ जाती हैं डिटेल में। अच्छा, मजे की बात ये आप चेक करें कि सेल फोन के अंदर ये ऑटोमेटिकली इसमें आ गया, मैंने इसको आपके सामने फिल भी नहीं किया, इसमें ये नंबर भी दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आपने सालाना जो है ना वो इतना इसके ऊपर आपने जो है ना वो क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। ये 2 नंबर आपके नाम पर हैं, ये मेरी बहन के नंबर आ रहे हैं, और इसके ऊपर आपने जो भी बैलेंस लोड किया था और ये आप इसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये अच्छी चीज है कि आपके जो भी अगर फोन, इंटरनेट बिल, प्रीपेड, ये आप चाहें तो फिल करें, इनमें जो भी चीजें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं, आपको जो समझ में आती है फील्ड्स, वो आप अप्लाई कर दें, और जो नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिक्स फाइनल टैक्स के अंदर हम आते हैं। यहाँ पे जो है ना आप ये चेक करें, डिविडेंड्स ये शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको फिल नहीं करूंगा, मैंने जब अपना फॉर्म फिल किया था मैंने इनको फिल नहीं किया था, और ये ऑटोमेटिकली जब मेरी सबमिशन मेरी हो गई, कंप्लीट हो गई, कैलकुलेशन हो गई, ऑटोमेटिकली उसने पॉपुलेट कर दिया। तो चूंकि मैंने आपको टैक्स रे के अंदर मैंने आपको दिखाया था, तो ये आपने फिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मिनिमम टैक्स, एवरेज टैक्स, ये सब हम छोड़ देते हैं फिलहाल, और कंप्यूटेशंस में जाके फाइनली हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे कि भाई कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद हम जो है वो उसको सबमिट करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस, अगेन अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जो पाकिस्तान में आपके हुए हैं वो आप यहाँ पे डाल दें। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉरेन सोर्सेज में हमने ये जो फॉरेन इनकम आपने जो डालनी है ना, आप कोशिश करेंगे इसको सही अमाउंट ही डालें, क्योंकि आप जो हैं वो इसको कॉन्स्टेंटली जो है ना, मतलब पाकिस्तान में रेमिटेंस जब भेजते हैं तो बेहतर यही है कि आप जितनी सालाना रेमिटेंस भेजते हैं उससे ज्यादा की अमाउंट ही ऑब्वियसली यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि अगर उससे कम शो की तो फिर एफबीआर आपसे सवाल कर सकता है कि भाई आपने, आपकी तो इनकम अगर इतनी है, अगर मिसाल 1 करोड़ है, आपने रेमिटेंस जो है वो 2 करोड़ की कर दी, तो कैसे कर दी। और अगर जाहिर है 1 करोड़ अगर आपने आपकी इनकम आप शो कर रहे हैं,
तो वहां पे भी तो एक्सपेंस होंगे ना जहां पे आप कमा रहे हैं। तो आपने 1 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ ही की रेमिटेंस कर दी, तो इसका मतलब तो ये है कि आपके पास और भी सोर्सेज हैं जो आपने प्रॉपर्ली फाइल नहीं की। तो मेक श्योर कि आप जितनी रेमिटेंस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आपका 20-30% ही होगा। बाकी आप एक्सपेंसेस आप अपने जो आपकी फॉरेन कंट्री है वहां पे आप कर रहे होंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि आपने इनकम सही शो करनी है, ताकि कल को जब आप पाकिस्तान जाते हैं और आपसे अगर कोई सवाल होता है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरी इनकम मिसाल है कि सालाना 1 करोड़ है और मैंने 20 लाख रेमिटेंस भेजी थी और 80 लाख जो है वो मैंने वहीं पे खर्च किए हैं और इस तरीके से मेरी सेविंग्स है। ठीक है ना, तो ये आप शो कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली हम इसको जो है ना वो मतलब प्रिपेयर पीस आईडी हम करके प्लीज सेव योर डेटा, हाँ सेव करना होता है। सेव करेंगे फॉर्म, सेव करने के बाद हम इसको जो है वो डायरेक्ट सबमिट करने की हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं असल में सबमिट करना नहीं चाह रहा। अच्छा, यू डोंट हैव एडमिटेड इनकम टैक्स, प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अच्छा, अभी मैं सबमिट करना नहीं चाह रहा क्योंकि ये मेरी बहन का अकाउंट है और ये नॉन रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, ये मैंने सारी आपको चीजें बता दी। आप इसको सबमिट कर देंगे तो वो आपका, अगर वो कंप्यूटेशन में अगर कोई आपको एरर देता है कि भाई आपका जो है ना वो मैच नहीं हो रहा अमाउंट वगैरह कुछ भी, तो आपने फिर सिंपल वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है, एक्सपेंसेस में जाना है और ये सारे एक्सपेंसेस जो भी आप फिल करते हैं, ठीक है ना, तो वो फिल कर देंगे तो वो अमाउंट्स मैच हो जाएंगे, उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा। तो हम इसको अब क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसी चीज को इसी फॉर्म को अगर पाकिस्तान का इनकम सैलरीड पर्सन है वो यहाँ पे फिल करेगा सारी चीजें, और वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज वगैरह फिल करेगा और उसके बाद सेव करके कैलकुलेट करके आप उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने दोनों फाइल जो दोनों के जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, और मैं आ जाता हूं अपने अकाउंट के ऊपर, इस वाले अकाउंट को मैं क्लोज कर देता हूं और मैं आ गया हूं अपने अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो अपने अकाउंट के ऊपर मैं आ गया। यहाँ पे मैं आपको अपना फॉर्म मैं अब शो कर देता हूँ। ये मैं चला जाता हूँ 2025 का जो फॉर्म मेरा फिल हुआ है 24 से लेके 25 तक, उसको मैं व्यू करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे अब आप चेक करें वही फॉर्म है। ठीक है, अब ये अनएडिटेबल वर्जन है, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो अगेन मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की कोई डिटेल्स नहीं डाली, मैंने पाकिस्तान की सैलरी के हवाले से कोई डिटेल नहीं डाली, मैंने बिजनेस के हवाले से कोई डिटेल नहीं डाली, कैपिटल गेन के हवाले से जो मैंने आपको कहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन डाला है लेकिन ये मैंने वैसी रैंडम गलत फिगर डाल दिया था। आप मेक श्योर कीजिएगा कि इसको जीरो कर दें या आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ है वही डालें। लेकिन कैपिटल गेन अगेन आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूं वो कहां पे शो करेगा। या ये भी आप जीरो छोड़ दें, इसको कोई मसला नहीं। असल में ये एसेट्स के ऊपर वो है, एसेट्स के ऊपर मुझे कोई कैपिटल गेन हुआ नहीं है क्योंकि मेरे कोई एसेट्स हैं ही नहीं, अनलेस के प्रॉपर्टी कोई या कोई प्लॉट वगैरह हो तो वो चीज है। ठीक है, अच्छा मैं अदर सोर्सेस में आ जाता हूं। यहाँ पे आप देखें ये सारी चीजें इसने ऑटोमेटिकली फिल की, ये मैंने जो है ना फिल नहीं की थी। प्रॉफिट ऑन डेब्ट ये जो है वो सेविंग अकाउंट के थ्रू, मेरे ख्याल से मेरे मिजान बैंक में सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर से उसने ये डायरेक्ट उठाया है। ठीक है, फॉरेन सोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे अपनी फॉरेन सैलरी इनकम जो है वो मैंने डाल दी है। ठीक है, और वो मैंने नॉन टैक्सेबल अमाउंट उसको करके मैंने फिल किया था और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स वो जीरो हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, एग्रीकल्चर कोई नहीं है टैक्स वगैरह के अंदर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। ये आपको याद होगा टैक्स रे के अंदर 60,434 मैं टैक्स पे कर चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे डिविडेंड्स के ऊपर आ चुका है, लग चुका है। तो ये आप चेक करें, ये बैंक अकाउंट्स के थ्रू 1983 जो आपने ऊपर भी देखा आ रहा था अदर सोर्सेज में किसी टैब में। और ये मेरे जो डिफरेंट जो ये मुझे जो है ना वो डिविडेंड्स रिसीव हुए थे, तो हपको का जो है वो 7.5% टैक्स एप्लीकेबल था पावर के ऊपर, तो उसका टैक्स आ गया 15%। दूसरे जो मेरे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड्स मिले उसका टैक्स आ गया। और कोई और चीज़ डिविडेंड रिसीव्ड, ये मेरे ख्याल से मैंने आरडी अकाउंट के थ्रू मैंने डिविडेंड रिसीव किया था, उसके ऊपर टैक्स आ गया। तो ये सारा टोटल करके इसने मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया। ये मैंने फिल नहीं किया था, अगेन आई एम सेइंग ये मैंने फिल नहीं किया है मैनुअली, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसने जब मैंने सबमिट कर दिया सिर्फ सैलरी फिल करके उसने ये सब उठा लिया। ठीक है, तो इसके बाद करते कराते ये बाकी चीजें खाली हैं। और वेल्थ स्टेटमेंट में भी अगेन मैं चाहता तो मैं पाकिस्तान के एक्सपेंसेस में यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो आपको ये कंप्यूटेशंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान में सैलरी कमाते हैं या बिजनेस करते हैं उनको ये बहुत लाजिम है कि यहाँ पे ये अपने रेंट्स और जो भी एनुअल एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें, ताकि जो अगेन
नेट इनकम और नेट टैक्सेबल अमाउंट को आपस में जीरो कर दें, एक्सपेंसेस को, नेट एक्सपेंसेस और नेट इनकम को, तो उसके बाद नेट टैक्सेबल अमाउंट आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपने फिल करना है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। ये कर कर आके आपने बस ये आपका ये इनकम टैक्स सबमिट हो गया। इसमें मैं आपको मजीद यहाँ पे जो दूसरे टैब्स हैं वो आपको दिखा देता हूँ, सारे एम्प्टी होंगे, ठीक है। पेमेंट्स मैंने कोई नहीं की हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये आपने जरूर करना है। रेजिडेंट स्टेटस, चूंकि शुरू में आपको याद होगा फॉर्म जब फिल करते हुए जब आप कहते हैं ना कि मैं नॉन रेजिडेंट हूं, तो ये ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट स्टेटस आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हो गए तो रेजिडेंट स्टेटस आ जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ये आपने मेक श्योर करना है कि आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जो भी हैं उसके साथ आप फिल करें। तो जनाब ये तकरीबन मेरे ख्याल से मैं तमाम इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हूँ। इसमें जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑब्वियसली जो है वो ब्लर हुई हुई नजर आएगी, लेकिन आपके अपने अकाउंट के ऊपर आप वो इजीली देख सकेंगे। और अगर कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने गलत की है तो आप काइंडली मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं भी ये हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है, मैं लर्न कर रहा हूँ हर साल, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आ जाती हैं। और मैं उसको जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन अपनी समझ के मुताबिक इसको लेके चल रहा होता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, शुरू में आप रजिस्ट्रेशन में देखें, ये मैं हर साल रजिस्ट्रेशन फिल कर रहा था, मुझे लगता था ये हर साल जरूरी है, लेकिन ये हर साल जरूरी नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया, खत्म हो गई कहानी, उसको हर दफा फिल करने की जरूरत नहीं है। मैं पता नहीं उस टाइम पे शुरू में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं हर साल कर रहा होता था। उसके बाद देखें 2022 के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन फिल नहीं की है। इसमें अगर आप देखें इन इन सॉरी कंप्लीटेड टास्क में, ऑडिट असेसमेंट में, ये भी जो है ना वो जब कंप्यूट वगैरह करते हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ये टास्क जनरेट ऑटो जनरेट हो जाते हैं। डिक्लेरेशन बेसिकली हमें करनी होती है। तो डिक्लेरेशन में आप ये चेक करें कि मेरे 2024 का एक फॉर्म है, 25 का एक फॉर्म है, 23 का एक है, 22 का एक है, 21 का एक है। और उसके बाद जो है ना वो जब पाकिस्तान में सैलरी हुआ करती थी तो दो दो फिल किया करता था, और ये अब दो फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी एक ही फॉर्म के अंदर आ चुकी है। तो बहुत आसान तरीका है, आप इनकम टैक्स अपना फाइल करें। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, प्लीज रीच आउट टू मी इन द कमेंट्स इन एनीवेयर। और जो है अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई है तो डू गो अहेड एंड शेयर विद मी, कि मैं अपनी फिर उसको करेक्शन कर लूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग में, और वो कमेंट आपका मैं पिन कर दूँ ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह सम अदर टाइम। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।